हेलो दोस्तों, हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद से तुगलक वंश को कोई भी ऐसा योग्य शासक नहीं प्राप्त हो रहा था जो उत्तराधिकार में मिले शासन को सुचारू रूप से चला पाता। नतीजतन सभी शासक अयोग्य सिद्ध हो रहे थे और आपसी रंजिशों में लगे हुए थे। इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत ही अल्प समय में दिल्ली सल्तनत को कई शासक प्राप्त हुए और दिल्ली सल्तनत से चले गए या उनकी हत्या कर दी गई। उसी क्रम में 1389 इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि 1389 में दिल्ली सल्तनत पे एक साथ दो शासक बैठे हुए थे। इतिहास की दृष्टि से 1389 मात्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले एक साथ दो शासक आपको दिल्ली सल्तनत में नहीं दिखाई देते हैं। तो एक तरफ दिल्ली से शासन कर रहा था अबू बकर, तो दूसरी तरफ समाना में नसरुद्दीन मोहम्मद शाह को सुल्तान बनाया जा चुका था। दोस्तों, एक साथ दो सुल्तानों को होना विवाद का विषय था और वही हुआ कि दोनों के मध्य संघर्ष हुआ। अंततः अबू बकर हार गया, मारा गया और नसरुद्दीन मोहम्मद शाह को गद्दी हासिल हुई तुगलक वंश की। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह दिल्ली की गद्दी पे बैठा और उसने कुछ समय तक शासन अवश्य किया, लेकिन यह भी एक अयोग्य शासक ही सिद्ध हुआ। दोस्तों, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के समय दो महत्वपूर्ण कार्य हुए। एक तो इटावा में हिंदुओं ने तुगलक वंश के खिलाफ जो विद्रोह किया उसको नसरुद्दीन मोहम्मद शाह ने बहुत तीव्रता के साथ दबा दिया और इस विद्रोह के जो नेता थे वो थे नरसिंह, वीरभान और सर्वधारण, जो हिंदुओं की तरफ से नसरुद्दीन मोहम्मद शाह से लड़ रहे थे और इनमें से नरसिंह और वीरभान मारे जाते हैं और सर्वधारण शायद भागने में कामयाब रहते हैं। तो दोस्तों, 1392 में इटावा में हिंदुओं द्वारा किया गया विद्रोह नसरुद्दीन मोहम्मद शाह ने दबाया था। और दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य था, नसरुद्दीन मोहम्मद ने मलिक सरवर, जो सरकी वंश का संस्थापक माना जाता है, और सरकी वंश दोस्तों जौनपुर तक ही सीमित रहा, उसके स्थापक मलिक सरवर को मलिक उस शर्क की उपाधि प्रदान की थी। तो ये दो कार्य नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के हिस्से में आते हैं इतिहास के लिहाज से दोस्तों। इसके अलावा 1389 से 1394 के मध्य नसरुद्दीन मोहम्मद शाह ने बहुत से विद्रोहों का सामना किया और वो उन्हीं में लिप्त रहा। शासन व्यवस्था की दृष्टि से उसका कोई योगदान खास नहीं है दोस्तों। और 20 जनवरी 1394 में नसरुद्दीन मोहम्मद शाह की भी मृत्यु हो जाती है। आगे चल के इसका एक पुत्र अलाउद्दीन सिकंदर शाह, जो उसका उपनाम हुमायूं था, वो दिल्ली की सत्ता संभालता है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में देखते हैं अलाउद्दीन सिकंदर शाह की कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।